Indian polity. So we are discussing Parliament, Union Legislature. We have discussed in the last lecture we have discussed Council of Ministers. Then we came to Union Legislature, Lok Sabha, Raj Sabha. Lok Sabha, Raj Sabha के कुछ हमने basics जाने. Then we came to this लोक सभा कैसे बनता है, कैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है. Then we came to the qualifications and all these things. Then officers of Lok Sabha. So we are discussing Lok Sabha. Officers of Lok Sabha. एक होता है प्रोटेम स्पीकर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. जब नई लोकसभा चुन के आती है तो फिर राष्ट्रपति उन्हीं में से एक को अपॉइंट कर देते हैं एज प्रोटेम स्पीकर, प्रोविजनल स्पीकर, जिसका काम होता है ओथ टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स and election of speaker. जब तक कोई व्यक्ति ओथ नहीं लेता तब तक वो मेंबर नहीं बनता है, और जब तक वो मेंबर नहीं बनेगा तब तक वो हाउस में वोट नहीं कर सकता है, और जब तक वो वोट नहीं करेगा तब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो सकता है. तो ये अरेंजमेंट कन्वेंशन पे चलता है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है. तो राष्ट्रपति उन्हीं में से एक को, जो सीनियर मोस्ट होता है यूजुअली, उसको बुलाकर ओथ बोलते हैं कि आपको मैं मेंबर अपॉइंट करता हूं प्रोटेम स्पीकर, एंड देन यू एडमिनिस्टर ओथ टू ऑल द अदर 542 पीपल. 543 की लोकसभा होती है, ताकि वो मेंबर बन जाएं. और जल्दी से जब ओथ हो जाएगी तो एक दिन आप चुनाव करा दीजिए ताकि हाउस को मिल जाए उसका प्रॉपर अध्यक्ष, दैट इज कॉल्ड स्पीकर. दिस वे द इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज कंडक्टेड बाई प्रोटेम स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. जब तक कोई मेंबर नहीं बनेगा तब तक वो इलेक्शन वोट नहीं दे सकता, जब तक वोट नहीं देगा तब तक स्पीकर नहीं आ सकता, और मेंबर बनने के लिए ओथ लेना जरूरी है. इस तरीके से अरेंजमेंट कहलाता है प्रोटेम स्पीकर. याद होगा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज प्रोविजनल प्रेसिडेंट. इसी अरेंजमेंट पे था कि उनका काम था सभी को ओथ दिलाना, मेंबर बनाना, ताकि सब लोग फिर चुन लें राजेंद्र प्रसाद को एज परमानेंट प्रेसिडेंट. इस सिस्टम को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर. इस तरीके से चुन लिया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष, कॉल्ड स्पीकर. स्पीकर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेड ऑफ लोकसभा. स्पीकर लोकसभा का हेड होता है, लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है स्पीकर. स्पीकर सर्टिफाइज अ बिल एज मनी बिल. ये वो पॉइंट है जो एग्जाम में आ जाते हैं. मनी बिल क्या होता है हम देखेंगे. स्पीकर सर्टिफाइज अ बिल एज मनी बिल. एज सून एज अ बिल इज सर्टिफाइड एज मनी बिल, जैसे ही स्पीकर सर्टिफिकेट दे देंगे मनी बिल है, उसके ऊपर अपेंड हो जाता है दिस इज अ मनी बिल सर्टिफाइड बाय लोकसभा स्पीकर. उसके बाद राज्यसभा के अधिकार, राष्ट्रपति के अधिकार मनी बिल पर खत्म हो जाते हैं. मनी बिल इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ लोकसभा, और उसे सर्टिफाई करने का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है सिर्फ किसके पास, स्पीकर के पास. मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम स्पीकर, हु सर्टिफाइज फाइनली अ बिल एज मनी बिल. स्पीकर के पास गाइडलाइंस होती हैं, उनको देख के वो कह देते हैं द बिल इज अ मनी बिल. एंड एज सून एज द बिल इज मनी बिल, लोकसभा assumes all powers on money bill. Raj Sabha has no real powers. Rashtrapati has no real power on money bill. So he certifies a bill as money bill. Speaker presides a joint sitting of both the houses. Speaker presides a joint sitting of both the houses. दोनों हाउसेज जब एक साथ बैठ के काम करते हैं तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर. लोकसभा राज्यसभा जब एक साथ बैठ के काम करते हैं तो उस हाउस को एड्रेस करता है, उस हाउस को चलाता है, प्रिजाइड करते हैं स्पीकर, नॉट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा की चेयरमैन नहीं, स्पीकर ऑलवेज प्रिसाइड्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज. स्पीकर हैज पावर ऑफ कास्टिंग vote, that is
वोट अगर हाउस में किसी बिल पर बराबरी हो जाए, अगर हाउस में किसी बिल पर बराबरी हो जाए, उस बराबरी को तोड़ने वाला वोट कहलाता है कास्टिंग वोट। तो स्पीकर के पास होता है कास्टिंग वोट। कहने का मतलब जैसे ही कोई मेंबर स्पीकर चुन लिया जाता है, उसकी हाउस में वोट देने की पावर ले ली जाती है। स्पीकर पूरे हाउस को रिप्रेजेंट करता है, वो पार्टी लाइन पे वोट नहीं करेगा, लेकिन वो वोट तभी कर, इसका मतलब समझ में आया कि जब यूजुअली नॉर्मल वोटिंग पर स्पीकर वोट नहीं करेगा, स्पीकर तभी वोट करेगा जब हाउस में किसी बिल या मुद्दे पर बराबरी हो जाए, और उस वोट को कहते हैं कास्टिंग वोट। तो व्हाट इज अ कास्टिंग वोट? कास्टिंग वोट इज अ वोट व्हिच इज द पावर ऑफ कास्टिंग वोट इज एंजॉयड बाय द presiding officers of the house, and it is given only when there occurs what? A tie over a bill or a certain you can say resolution in the house. हाउस में उठाए गए किसी मुद्दे पर जिस पे वोटिंग होनी हो और बराबरी हो जाए, बराबरी को तोड़ने वाला वोट कहलाता है कास्टिंग वोट। तो स्पीकर के पास होती है सिर्फ कास्टिंग वोट की पावर, उसके पास नॉर्मल वोट की पावर नहीं होती। तो ही हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट की पावर उधर चेयरमैन के पास भी होती है। राज्यसभा के चेयरमैन भी कास्टिंग वोट दे सकते हैं अगर राज्यसभा में किसी मुद्दे पर बराबरी हो जाए। तो अध्यक्षों की पावर होती है कास्टिंग वोट, मतलब जो भी चेयर पे होगा, हाउस को चला रहा होगा, उस दिन उसकी ऑर्डिनरी वोट की पावर खत्म हो जाएगी और उसकी चेयर की पावर, दैट इज कास्टिंग वोट की पावर आ जाती है। स्पीकर इज हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट। राज्यसभा सचिवालय बताया था आपको मैंने, ऐसे ही एक होता है लोकसभा का सचिवालय, और लोकसभा सचिवालय को वैसे चलाता तो एक सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन उसका एक्चुअल अध्यक्ष होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लोकसभा सचिवालय इज एक्चुअली हेडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, वैसे उसे डे टू डे चलाता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा सचिवालय फंक्शन अंडर हूम? अंडर स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा तो ऑफिसर है, नौकरी करता है लोकसभा की, स्पीकर उसका एक्चुअल अध्यक्ष हुआ करता है। तो स्पीकर प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पीकर ही हाउस को चलाता है, हाउस का डेकोरम मेंटेन करता है, नोटिस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, पूरे हाउस को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर पे होती है। स्पीकर नहीं होता है तो उसकी जगह बैठ जाता है डिप्टी स्पीकर। तो होता है डिप्टी स्पीकर। कन्वेंशन ये बना हुआ है कि रूलिंग पार्टी से आ जाता है स्पीकर और अपोजिशन ग्रुप से आ जाता है डिप्टी स्पीकर। कन्वेंशन का मतलब, कन्वेंशन आर दोज प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट व्हिच आर फॉलोड एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। एक ऐसी परंपरा है जो कानून में लिखी भी कहीं नहीं है और फॉलो ऐसे होती है जैसे उसकी बाइंडिंग है, बाध्यता है। इन कन्वेंशंस के जरिए ऐसा हो जाता है कि रूलिंग पार्टी से स्पीकर होता है और अपोजिशन से हो जाता है डिप्टी स्पीकर। ये अरेंजमेंट है हाउस का, इसमें कहीं संविधान में मेंशन नहीं है, तो होता है डिप्टी स्पीकर। इस तरीके से दीज आर कॉल्ड स्पीकर्स, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। तो दिस इज राज्यसभा एंड लोकसभा। ये होता है राज्यसभा एंड लोकसभा। बेसिक लेवल पर इट इज सफिशिएंट फॉर यू, लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ सम अदर प्रोविजंस related to the two houses। हाउसेज से संबंधित कुछ और प्रोविजंस आपको बताता हूं मैं। सेशंस, सिटिंग्स ऑफ द हाउसेज। सेशन सिटिंग्स ऑफ द हाउसेज समझ लीजिए। प्रेसिडेंट समन्स, प्रोरोग्स एंड डिसॉल्व द लोकसभा हाउसेज। देखिए, अब आप ये देखिए कि हाउसेज हाउसेज चलते कैसे हैं।
पार्लियामेंट कैसे काम करता है शॉर्ट में समझिए। राष्ट्रपति के ऊपर ड्यूटी है कि वो दोनों हाउसेस को समन करे, हाउसेस को प्रोरोग करे और लोकसभा को डिसॉल्व करे। राज्यसभा कभी डिसॉल्व होती नहीं है, बीइंग अ परमानेंट हाउस इट डजंट हैव एनी टेन्योर। तो लोकसभा को डिसॉल्व, तो समन, प्रोरोग और डिसॉल्व क्या होता है ये समझिए, इनसे चलते हैं ये हाउसेस। तो किसकी ड्यूटी है? पार्लियामेंट काम करे, देखना ड्यूटी किसकी है? राष्ट्रपति की है। तो सी कि ये समन प्रोरोग क्या होता है, देखिए लोकसभा का एग्जाम्पल ले लिया, राज्यसभा पे भी लागू हो रहा है। हाउस का टेन्योर बढ़ता है सत्रों में और सत्र बढ़ते हैं सिटिंग्स में। लोकसभा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाउस का टेन्योर बढ़ता है सेशंस में और सेशंस बढ़ते हैं सिटिंग्स में, बैठकों में। प्रत्येक दिन के बैठने को कहते हैं सिटिंग। तो सेशन इज सेशन की बिगिनिंग को कहते हैं समन करना, इसकी ड्यूटी है प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति शैल समन द हाउसेस, राष्ट्रपति हाउसेस को बुलाते हैं कि बजट सेशन शुरू हो रहा है और आप इसमें आइए और हाउस का बिजनेस ट्रांजैक्ट कीजिए। तो सेशन की बिगिनिंग कहलाती है समनिंग और सेशन का एंड कहलाता है प्रोरोगेशन। राष्ट्रपति ही सेशन शुरू करते हैं, राष्ट्रपति ही सेशन को एंड करते हैं, प्रोरोग करते हैं। प्रोरोग से नाउन आ जाता है प्रोरोगेशन। तो एंड ऑफ ए सेशन इज कॉल्ड प्रोरोगेशन, बिगिनिंग ऑफ ए सेशन इज कॉल्ड समनिंग। तो सेशन की बिगिनिंग और एंड राष्ट्रपति करते हैं, दिस इज कॉल्ड समनिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोरोगेशन। अब सिटिंग, प्रत्येक दिन के बैठने को कहते हैं सिटिंग। सिटिंग इज स्टार्टेड बाय स्पीकर और चेयरमैन। राज्यसभा के केस में चेयरमैन हो जाएगा, यहां पर स्पीकर हो जाएगा। ये सिटिंग को बिगिन कर देते हैं, 11 बजे हाउस को शुरू कर देंगे, दिन भर कार्रवाई होगी और शाम को ये एंड कर देंगे। एंड करेंगे तो बोलेंगे एडजर्नमेंट, द हाउस इज एडजर्न्ड फॉर टुडे, द हाउस इज एडजर्न्ड फॉर लंच, वी शैल मीट अगेन एट 3 PM टुडे। तो स्पीकर चेयरमैन सुबह 11 बजे पार्लियामेंट अपने अपने हाउस को शुरू करेंगे। जब हाउस को शुरू करेंगे तो फिर ये कोरम चेक करेंगे, कोरम कंडीशन, मतलब 10% ऑफ टोटल हाउस में मौजूद होने जरूरी हैं। अगर 55 मेंबर्स लोकसभा में, 25 मेंबर्स राज्यसभा में मौजूद नहीं है तो हाउस बिगिन नहीं हो सकता। तो एक कोरम कंडीशन चेक करेंगे। 10% मतलब 543 का 10% 55, उधर 245 का 25 हो जाएगा। तो ये 10% अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो हाउस बिगिन नहीं हो सकता। ये कहलाती है कोरम कंडीशन। दिन भर कार्रवाई होगी और शाम को बोल देंगे द हाउस इज एडजर्न्ड और एंड ऑफ ए सिटिंग इज कॉल्ड एडजर्नमेंट विच इज डन बाय स्पीकर और चेयरमैन। तो एंड ऑफ ए सेशन इज कॉल्ड प्रोरोगेशन, एंड ऑफ ए सिटिंग इज कॉल्ड सिटिंग इज कॉल्ड एडजर्नमेंट। इसको डन बाय स्पीकर और चेयरमैन। और जब स्पीकर बोल दे कि दिस इज एडजर्नमेंट्स सिने डाई, इसका मतलब है कि अब लोकसभा इनडेफिनेट स्थगित हो गई है। बोलते हैं ना कि आज लोकसभा इनडेफिनेट अनिश्चितकालीन स्थगित हो गई, इसका मतलब अब जल्दी ही आ जाएगा प्रोरोगेशन ऑर्डर। हाउस के मेंबर्स सिटिंग को तो एंड कर सकते हैं, सत्र को एंड नहीं कर सकते। सत्र को एंड करने की परमिशन किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो वो इससे इंडिकेशन दे देता है हाउस, स्पीकर बोल देंगे दिस इज एडजर्नमेंट सेनेट आई, इसका मतलब अब राष्ट्रपति को इंडिकेशन चला गया है। तो राष्ट्रपति एक आध दिन में ये ऑर्डर इशू कर देंगे और वो सत्र ऑफिशियली खत्म माना जाएगा। तो इस लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स के पास सिटिंग खत्म करने का अधिकार है, सेशन खत्म करने का अधिकार नहीं है। तो ये हो जाता है। लोकसभा का जब एंड होता है तो इसे कहते हैं डिसॉल्यूशन।
लोकसभा के एंड को कहते हैं डिसोल्यूशन, और किसके पास है पावर? प्रेसिडेंट के पास है। तो एंड ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, राज्यसभा का एंड होता नहीं है। तो एंड ऑफ टेन्योर इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, एंड ऑफ सेशन इज कॉल्ड प्रोरोगेशन, एंड ऑफ सिटिंग इज कॉल्ड एडजर्नमेंट, एंड इंडेफिनिट एंड ऑफ सिटिंग इज कॉल्ड एडजर्नमेंट सैनिटाइज। तो लोकसभा का एंड राष्ट्रपति डिसॉल्व कर देंगे, भंग कर देंगे, सेशन को एंड कर देंगे प्रोरोगेशन, सेशन की बिगिनिंग कहलाती है समरिंग, और स्पीकर चेयरमैन सुबह 11 बजे अपने अपने हाउस शुरू करेंगे और देखेंगे कि 10% लोग मौजूद होने जरूरी है, वरना वो सिटिंग बिगिन नहीं कर सकते। इस तरीके से राष्ट्रपति आर्टिकल 85 में इस सिस्टम को चलाते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। राष्ट्रपति के पास ये ड्यूटी है ये देखना राष्ट्रपति के पास ये ड्यूटी है एश्योर करना आर्टिकल 85 में दैट द गैप बिटवीन टू सिटिंग्स, अंडरस्टैंड करिएगा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैज टू एंश्योर दैट द गैप बिटवीन टू सिटिंग्स, टू सेशंस नहीं, टू सिटिंग शैल नॉट बी मोर देन 6 months, 2 सिटिंग का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन एश्योर करेगा? राष्ट्रपति। इसका मतलब जब भी प्रोरोग हुआ है हाउस तो राष्ट्रपति ये देखेंगे कि 6 महीने खत्म होने से पहले मैं सिटिंग करा दूं, कि उनको देखना जरूरी है। इसका मतलब 2 सिटिंग के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, राष्ट्रपति देखेंगे। इससे हमें पता लग जाता है कि कम से कम साल में 2 सत्र तो होने चाहिए। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट 2 सेशंस हैव टू बी कंडक्टेड इन अ ईयर। कंडक्ट हम 3 करते हैं, लेकिन कम से कम 2 होने जरूरी है। ये राष्ट्रपति का काम है देखना, क्योंकि एक कंडीशन है कि 2 सिटिंग का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। हम 3, 4, 5, 6 कर सकते हैं, लेकिन 2 तो हमें करने ही करने हैं। तो 6 महीने का गैप होना जरूरी, 6 महीने से ज्यादा का गैप हो नहीं सकता। इसलिए जब लोकसभा भंग होती है तो लोकसभा के इलेक्शन 6 महीने से पहले होने जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन है। तभी नहीं होंगे जब लग गई होगी इमरजेंसी, वरना तो ये कंडीशन 6 महीने से पहले खत्म होनी जरूरी है। तो 6 महीने के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हो ही जाने चाहिए अगर डिसॉल्व हुआ है, एक्सेप्ट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जहां 1-1 साल के पीरियड में टेन्योर बढ़ता चला जाता है। तो दिस इज दिस थिंग। पहला सेशन कहलाता है बजट, दूसरा कहलाता है मॉनसून, तीसरा कहलाता है विंटर। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन यूजुअली जनवरी से अप्रैल तक चलता है बजट सेशन, जुलाई से सितंबर चलता है मॉनसून सेशन, नवंबर दिसंबर चलता है विंटर सेशन। ये पार्लियामेंट के अपने डेवलपमेंट है, कहीं मेंशन नहीं है। सबसे लंबा सेशन बजट सेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। जब बजट सेशन ओपन होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति दोनों हाउसेस को एक साथ बैठ के संबोधित करते हैं। इसी से बिगिनिंग होती है बजट सेशन की। द फर्स्ट थिंग विच हैपेंड इन द बजट सेशन इज द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट एंड राष्ट्रपति टॉक्स टू देम। दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर आता है इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे बनाती है। फिर आता है जर्नल बजट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जनरल बजट, रेलवे बजट 2017 के बाद से खत्म हो गया है। रेलवे बजट हैज बिकम पार्ट ऑफ जनरल बजट, वरना पहले इसके बाद रेलवे बजट आया करता था। तो इकोनॉमिक सर्वे, पिछले साल अर्थव्यवस्था ने कैसे काम किया, प्रेजेंट करते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। फिर बजट पेश किया जाता है, जनरल बजट, देश का आम बजट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है बजट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है बजट। तो बजट पेश जाता है, इसका काम मेन बजट होता है, इसका नाम पड़ गया बजट सेशन। इसके साथ साथ बिल्स भी पास हो सकते हैं, मेन फोकस होता है बजट पर।
यहाँ जनरल डेवलपमेंट होगा, बिल्स वगैरह पे काम होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक बिजनेस नहीं है, यहाँ जनरल बिल वगैरह पे काम होता है, लेकिन यहाँ पर बजट ज्यादा डोमिनेंट होता है, इसलिए नाम पड़ गया है बजट सेशन। तो साल में 3 सेशंस करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होने जरूरी है। दिस इज हाउ पार्लियामेंट वर्क्स। कैसे पार्लियामेंट काम करता है? नाउ joint sitting of parliament if there is deadlock over a bill between the houses, president calls a joint sitting। अगर किसी बिल पर दोनों हाउसेज में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है, डेडलॉक उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाय राष्ट्रपति। रिमेंबर, जॉइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाय राष्ट्रपति, प्रेजाइडेड बाय स्पीकर। अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। बिल पास होना जरूरी है ऐसा लगता है तो राष्ट्रपति बुला देंगे जॉइंट सिटिंग, दोनों हाउस साथ बैठेंगे। द बिल इज वोटेड jointly and requires simple majority for its passage। सिंपल का मतलब होता है 50% से एक ज्यादा ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग उपस्थित हैं और उनमें से जितने वोट कर रहे हैं, हो सकता है 100 उपस्थित हो, 90 ही वोट करें, तो 46 हो जाएगी जॉइंट सिटिंग। अगर 100 के 100 ने वोट किया है तो 51 हो जाएगी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने बैठे हैं उनमें जितनों ने वोट किया, अगर जितने बैठे सबने वोट कर दिया तो 50% प्लस 1। ये सबसे बेसिक मेजॉरिटी है। मोस्ट ऑफ द वर्क इन द पार्लियामेंट इज डन बाय सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस बैठ के वोट करेंगे और बिल पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग बैठ के बिल को पास नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। जब भी जॉइंट सिटिंग होती है, इसके अध्यक्ष बनते हैं स्पीकर। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन। लेकिन चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है जॉइंट सिटिंग से। संविधान के आर्टिकल 108 में होती है जॉइंट सिटिंग। तो इट इज प्रेजाइडेड बाय स्पीकर। इफ स्पीकर इज नॉट देयर, डिप्टी स्पीकर में प्रेजाइड। इफ डिप्टी स्पीकर इज नॉट देयर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में प्रेसाइड, बट इस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नेवर पार्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग हो जाएगी। और ऑब्वियसली जब भी जॉइंट सिटिंग होगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ बैठेंगे। लोकसभा इज डबल द साइज ऑफ राज्यसभा, इसलिए वोट बिल किसके फेवर में चला जाएगा? लोकसभा के फेवर में चला जाएगा। तो जॉइंट सिटिंग हो जाती है। जॉइंट सिटिंग का मतलब है कि राज्यसभा की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर सारे बिल जॉइंट सिटिंग से ही पास होने लगे तो फिर राज्यसभा की तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आज तक 3 इंस्टेंसेस हुए हैं जॉइंट सिटिंग के। 1961 डाउरी बिल, सबसे पहले डाउरी बिल पास हुआ था। 1978 बैंकिंग कमीशन बिल, और 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। आज तक 3 इंस्टेंस हुए हैं जॉइंट सिटिंग के, क्योंकि जॉइंट सिटिंग अगर हर बिल पर होने लगेगी तो राज्यसभा की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है जॉइंट सिटिंग। दहेज कानून, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल रिपील हुआ था। बैंकिंग सर्विस कमीशन था, वो रिपील हो गया था। उसको खत्म करने का बिल और एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 3 दफा हो चुकी है आज तक जॉइंट सिटिंग। इसके अलावा आज तक कभी जॉइंट सिटिंग नहीं हुई। तो देयर इज ए जॉइंट सिटिंग। आर्टिकल 112 बजट। आपके एग्जाम में ना भी आए लेकिन याद कर लीजिए, बजट कॉल्ड
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट किसकी ड्यूटी है पेश कराने की? राष्ट्रपति की है। आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति शैल सी टू इट, एंश्योर इट दैट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर देयर इज प्रेजेंटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राष्ट्रपति की ड्यूटी है देखना कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम यूजुअली कह देते हैं यूनियन बजट, हम बजट कह देते हैं, वहां लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इसमें मेजर तौर पर दो हेड होते हैं, एक तो सरकार आने वाले साल का खर्चा दिखाएगी, भारत सरकार आने वाले साल की इनकम दिखाएगी। एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल में, और इनकम दिखाई जाती है फाइनेंस बिल में। तो बजट अपने आप में एक बिल है, मनी बिल होता है, उसके अंदर दो बिल और होते हैं। सरकार अपना एक्सपेंडिचर दिखाती है, उसको खर्च एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल में, और सरकार आने वाले साल में क्या इनकम कर पाएगी ये दिखाया जाता है फाइनेंस बिल में। जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तो ये बन जाता है एप्रोप्रिएशन एक्ट। जब बजट, जैसे आजकल डिस्कशन चल रहा है, जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा मतलब सरकार को खर्चा सैंक्शन कर दिया, किसने? पार्लियामेंट ने कर दिया। पार्लियामेंट सरकार को खर्चा सैंक्शन कर देगी, एक्ट हो गया। एक्ट पास होने का मतलब है कि नाउ सरकार कैन ड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सीएफआई से पैसा निकालने के लिए किसकी परमिशन चाहिए होती है? पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है। वो पार्लियामेंट्री परमिशन है क्या? वो है एक्चुअली बजट। जब एप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो जाता है तो इसका मतलब पार्लियामेंट सेटिस्फाइड है और गवर्नमेंट को कहती है कि आप जो आपने खर्चा मांगा है ये हम आपको देते हैं और आप सीएफआई से निकालकर साल भर खर्चा करते रहिए। तो एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है, और जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो फाइनेंस एक्ट पास हो जाता है, जिसमें जितने टैक्सेशन क्लॉज होते हैं, कस्टम्स ड्यूटीज हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह हैं, जो टैक्सेशन क्लॉज होता है बजट का उसे कहते हैं फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल पास होते ही पूरा बजट पास माना जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस 2-2.5 महीने में होता है, लंबा समय लगता है। तो 112 में बजट पेश हो जाता है। बजट को कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राष्ट्रपति की ड्यूटी है बजट पेश करवाना, उसे पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। ये क्या है? ये कन्वेंशन है, लेकिन पेश करवाना ड्यूटी किसकी है? तो राष्ट्रपति की ड्यूटी है पेश करवाना। बजट अपने आप में एक मनी बिल होता है, इसलिए बजट पे ज्यादातर अधिकार किसके हैं? लोकसभा के हैं। पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। बजट में दो हेड होते हैं, एक तो खर्चा और एक इनकम। खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है तो डेफिसिट हो जाएगा, बजट डेफिसिट हो जाएगा। इसलिए इनकम को जब हम ये है एक्सपेंडिचर और ये है इनकम, ये है डेफिसिट। इसको पूरा करने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट लिया जाता है, लोन लेते हैं, कुछ लोन वगैरह लेके इसे पूरा करते हैं तो डेफिसिट आ जाता है। तो जितना ज्यादा इनकम कम होगी उतना डेफिसिट ज्यादा होगा, और डेफिसिट ज्यादा होगा तो बाहरी सपोर्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, उतना फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा, उतनी महंगाई बढ़ती जाएगी। तो कोशिश रहती है कि इनकम ज्यादा से ज्यादा हो, ये गैप कम हो, एक्सपेंडिचर भी लिमिटेड तौर पे किया जाए। तो ये जनरली बात होती है। तो इस तरीके से एक बजट पास हो जाता है आर्टिकल 112 में। दिस इज 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राष्ट्रपति पेश करवाते हैं, याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। पैसा निकालने सीएफआई से पैसा निकलता है, जो कि परमिशन देती है पार्लियामेंट। दिस इज बजट। ये बजट होता है। वोट ऑन अकाउंट भी समझ लीजिए। टेम्परेरी परमिशन टू विड्रॉ मनी फ्रॉम CFI. Temporary permission to withdraw money from CFI is called vote on account. बजट पेश हुआ जनवरी फरवरी में,
बजट पेश हुआ जनवरी फरवरी में और पास हो पाता है कभी मार्च अप्रैल में, और बजट रन करता है फाइनेंशियल ईयर में। इसका मतलब जो पिछले साल का पैसा सैंक्शन हुआ था वो एंड हो जाएगा 31 मार्च को, और बजट फाइनल होते होते अप्रैल का महीना आ जाता है। और बिना CFI से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री परमिशन जरूरी है। तो जब बजट पेश हो जाता है तो बजट पे डिस्कशन होता रहता है। पार्लियामेंट पहले से कुछ पैसा निकालने की परमिशन दे देता है। जो एप्रोप्रिएशन बिल है, जो एक्सपेंडिचर है, उसका कुछ 2 महीने का खर्चा शुरू में दे देते हैं ताकि आप खर्चा करते रहें, बजट पास होता रहेगा। क्योंकि बिना परमिशन के CFI से पैसा निकाला नहीं जा सकता। इसलिए CFI से पैसा निकालने की जो टेम्परेरी परमिशन होती है उसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। उसके बाद जो पैसा मिलेगा वो इतना कम करके मिल जाएगा। ये भी एक मिनी एप्रोप्रिएशन एक्ट जैसा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट। तो जैसे ही बजट पेश होता है पार्लियामेंट पास कर देता है वोट ऑन अकाउंट, ताकि गवर्नमेंट अपना खर्चा करती रहे। बाद में बजट फाइनली पास हो जाएगा, उसे एडजस्ट कर देंगे। ये टेम्परेरी परमिशन कहलाती है वोट ऑन अकाउंट। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट पार्लियामेंट्री प्रोविजंस इन लोकसभा राज्यसभा। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिल्स एंड अदर थिंग्स एंड इंडियन जुडिशरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।